अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। औरंगजेब अपना पिस्तौल निकाल कर रुमाल से उसे चमकाने और उसके मैगजीन को चेक करने लगा। मेरे पास कोई असला नहीं था। जब मैंने औरंगजेब से पूछा कि हमें इस मिशन में खुदकार असला की ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आएगा, तो कमांडर औरंगजेब ने कहा, इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा, बल्कि समझो कि इसका इंतज़ाम पहले से हो चुका है। हमें सबसे पहले ये मालूम हो जाना चाहिए कि ब्रिगेडियर की बेटी इरमला को हमें अगवा कहाँ से करना है। हो सकता है वहाँ इस किस्म के हालात हों कि हमें असलह की ज़रूरत ही ना पड़े। बहरहाल हम एक एक पिस्तौल और दस्ती बम ज़रूर अपने पास रखेंगे। इसके बाद औरंगजेब उठा और कहने लगा, मेरे साथ हो। मैं नीचे तय खाने में जाकर ट्रांसमीटर सेट को चेक करता हूँ। उसके केबिन के नीचे एक छोटा सा तय खाना था। उससे खाने में जाने का रास्ता दीवार के साथ जहाँ लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते खड़े किए गए थे, उनके पीछे लकड़ी के फर्श में से जाता था। औरंगजेब ने तख्तों के पीछे आकर एक जगह से फर्श से तख्ते को ऊपर उठाया तो एक तंग ज़ेना नीचे जाता नजर आया। हम ज़ेना उतर कर तय खाने में आ गया। औरंगजेब ने माचिस जलाकर वहाँ रखी हुई मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में छोटी सी मेज़ पर एक वायरलेस ट्रांसमीटर सेट पड़ा नजर आया। ये बैटरी सेट था। औरंगजेब ने इसके दो तीन बटन दबाकर उसे ऑन किया। उसमें से टून की आवाज़ सुनी तो उसने ट्रांसमीटर बंद कर दिया और बोला, कमांडो शेरवान के साथ रब्ता कायम करने का हमारा वक्त रात 9 बजे के बाद शुरू होता है। इस वक्त हमें ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। रात को उससे बात करेंगे। खुदा करे कि उस बदबख्त कर्नल भगत राम ने मोहलत की मुद्दत बढ़ा दी हो, क्योंकि हमारा काम लंबा है। इसमें हो सकता है 2 दिन लग जाएं। हम तय खाने से निकलकर वापस ताबूतों के पास आकर बैठ गया। मैंने औरंगजेब से कहा, शम्स ख्वाजा रात 11 बजे से पहले नहीं आएगा। वो बोला है, हो सकता है पहले आ जाए। अगर उसका आदमी इरमला मुखर्जी की मसरूफियात की रिपोर्ट लेकर पहले आएगा तो वो रात का अंधेरा होते ही आ जाएगा। मामले की नज़ाकत का उसे एहसास है। दोपहर के बाद हमने सैरगाह के रेस्तोरां से लाया हुआ खाना खाया। बाहर जाकर चश्मे का पानी पिया। चश्मे पर हम बड़ी एहतियात से चारों तरफ से चौकस होकर बारी बारी गया। इसके बाद वापस आकर ताबूतों के पास बैठ गया। हमने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया था। आखिर दिन गुजर गया, शाम हो गई, फिर रात हो गई और अंधेरा छा गया। हमने एक ताबूत की ओट में पीली सी मोमबत्ती रोशन कर दी थी। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी अपनी घड़ियों पर वक्त देख लेते थे। जब रात के पूरे 10 बज गए तो बाहर हमें किसी के कदमों की आवाज़ आई। औरंगजेब ने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दिया और पिस्तौल लेकर दरवाजे के पास चला गया। मैं भी होशियार होकर दरवाजे की दूसरी जानब खड़ा हो गया। इतने में दरवाजे पर खास अंदाज में दस्तक हुई। यह ख्वाजा शम्स था। औरंगजेब ने कुंडी उतार कर दरवाजे को ज़रा सा खोल कर अंधेरे में शम्स ख्वाजा को पहचान कर दरवाज़ा खोल दिया। शम्स ख्वाजा ने उसी तरह लोई ओढ़ी हुई थी। मैंने मोमबत्ती रोशन कर दिया। ख्वाजा शम्स हमारे करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, हमारे आदमी ने जो मालूमात लाकर मुझे दी हैं वो हौसला अफजा नहीं है। हम पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहे थे। कमांडर औरंगजेब ने कहा, जो कुछ रिपोर्ट मिली है उसे बयान करो, बाद में हम सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। शम्स ख्वाजा की ज़बानी मालूम हुआ कि ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद की बेटी इरमला पहले शाम के बाद अपने बाप के साथ ऑफिसर मेस में ज़रूर जाया करती थी, मगर जब से श्रीनगर में कश्मीरी मुजाहिदीन की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और श्रीनगर के गरीजन को तबाह किया गया है और हाजी साहब की बेटी को फौज ने यरगमाल बनाया था, इसके बाद से इरमला ने बाप के साथ ऑफिसर मेस में जाना बंद कर दिया है। वो हफ्ते में 3 बार रात के वक्त थोड़ी देर के लिए शिमला की लेडीज़ क्लब भी जाती थी, लेकिन अब उसका वहाँ जाना भी मौकूफ़ हो गया है। जब शम्स ख्वाजा ने अपनी बात ख़त्म की तो औरंगज़ेब बोला, इसका मतलब हुआ कि हम इरमला को सिवाय उसके घर के और किसी जगह से अगवा नहीं कर सकते। शम्स ख्वाजा कुछ हैरान सा होकर कहने लगा, यह काम तो ज़्यादा मुश्किल होगा। ब्रिगेडियर मुखर्जी की कोठी पर तो मुसल्लह डोगरा फौजियों का दिन रात पहरा लगा होता है। कमांडर औरंगजेब ने बड़े पुरसकून लहजे में कहा, ख्वाजा तुम ये बात हम पर छोड़ दो। तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम हमें किसी ज़रिए से
ब्रिगेडियर मुखर्जी के घर का पूरा नक्शा ला कर दे सकते हो? ख़ास तौर पर क्या हमें यह मालूम हुआ कि उन लोगों के बेडरूम कहाँ कहाँ पर हैं, और इरमला का बेडरूम कोठी में किस सिमत है, और उसका हदूद अरबा क्या है? शम्स ख्वाजा खामोश हो गया। कहने लगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमारे एक मुजाहिद की एक रिश्तेदार औरत ब्रिगेडियर की कोठी में घर का काम काज करने पर मुलाजिम है। ये मुझे सुबह मालूम करना होगा। अगर वो औरत अभी ब्रिगेडियर के घर पर काम करती है तो फिर हमें उसकी कोठी के तमाम कमरों और ख़ास तौर पर इरमला के बेडरूम की पूरी तफसील मिल जाएगी। यह काम कल दोपहर तक हो जाना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? औरंगज़ेब ने पूछा। शम्स ख्वाजा बोला, मैं पूरी कोशिश करूँगा। औरंगज़ेब कहने लगा, अगर कल दोपहर तक हमें ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद के बंगले की सारी और ख़ास तौर पर इरमला के बेडरूम के महल वकूअ के बारे में पूरी रिपोर्ट मिल गई तो इसके बाद तुम्हें हमारे मिशन के लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें फराहम करनी होंगी, जिनमें क्लोरोफॉर्म सबसे अहम है। शम्स ख्वाजा ने कहा, मुझे सब मालूम है। तुम्हें अपने मिशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तुम उस तरफ से बेफिक्र रहो। मुझे जिस वक्त कहोगे तुम्हें ये सारी चीज़ें फराहम कर दी जाएंगी। औरंगज़ेब ने कहा, सबसे पहले मैं श्रीनगर के हाइड आउट में कमांडर शेरवान से रब्ता करके ये मालूम करना चाहता हूँ कि कर्नल भगत राम की जानब से मोहलत की मुद्दत बढ़ाई गई है या नहीं। अगर हमें मज़ीद 2 दिन मिल जाएं तो हम पूरी तैयारी और स्कीम बनाने के बाद टारगेट पर अटैक करेंगे। ये कहकर औरंगज़ेब अकेला ही नीचे तय खाने में चला गया, जहाँ ट्रांसमीटर रखा हुआ था। वो 15-20 मिनट के बाद वापस आया। कहने लगा, भगत राम ने मोहलत की मुद्दत में 2 दिन का इजाफा कर दिया है। कमांडर शेरवान ने बताया है कि कर्नल भगत राम ने हाजी सनाउल्लाह डार को अपने पैगाम में कहा है कि ये आखिरी मोहलत है। इस दौरान अगर गरीजन की छावनी तबाह करने वाले कमांडोज का नाम और ठिकाना न बताया गया तो उसकी बेटी को हलाक कर दिया जाएगा। ट्रांसमीटर पर कमांडो औरंगज़ेब ने शेरवान से सारी गुफ्तगू खुफिया कोड में की थी। मैंने कहा, यह अच्छी बात हुई है। अगर कल तक हमें ब्रिगेडियर मुखर्जी के बंगले की पूरी तफसीलात मिल जाती हैं तो हम कल रात को ही अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल, कमांडो औरंगज़ेब ने कहा। और शम्स ख्वाजा, मिशन की कामयाबी की सूरत में हमें ब्रिगेडियर की बेटी को इंतहाई खुफिया और महफूज जगह पर उस वक्त तक छुपाए रखना होगा जब तक कि परवीन को शिमला के फौजी कैंप से रिहा करके श्रीनगर उसके माँ बाप के पास नहीं पहुंचा दिया जाता। शम्स ख्वाजा बोला, इसके लिए कब्रिस्तान वाला तहखाना बड़ा मुनासिब रहेगा। कमांडो औरंगज़ेब, जो उस तहखाने से वाकिफ था, कहने लगा, हाँ, मेरे ख्याल में वो तहखाना ठीक रहेगा। वहाँ 7 छोटा बाथरूम भी है। हम अगर अपने मिशन में कामयाब हो गए तो ब्रिगेडियर की बेटी को तो हम वहीं ले जाएंगे। उस वक्त वहाँ कमांडोज रहीम ताबूत साज को अपने 2 साथियों के हमरा मौजूद होना चाहिए और उन तीनों को चेहरे नकाब में छुपे हुए होंगे। हमें अपने चेहरे छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी। शम्स ख्वाजा ने कहा, मिशन पर जाने से पहले तुम लोग मुझे खबर कर दोगे। इसके बाद कामयाबी की सूरत में तुम ब्रिगेडियर के बंगले से निकलकर उस कच्ची सड़क पर आओगे जो डग्गी को जाती है। वहाँ कमांडो रहीम वैगन लेकर पहले से तुम्हारे इंतज़ार में मौजूद होगा। अगर तुम्हारा मिशन नाकाम हो गया तो वो तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा। मिशन की नाकामी की सूरत में कोठी में ज़रूर शोर मचेगा और फायरिंग भी हो सकती है। इन आवाज़ों को सुनते ही रहीम वहाँ से वैगन भगा कर ले जाएगा। फिर अगर तुम लोग जिंदा बच गए तो तुम्हें खुद वहाँ से फरार होना होगा। कमांडो औरंगज़ेब ने कहा, मैं सब समझता हूँ। तुम कोशिश करना कि कल शाम तक ब्रिगेडियर के बंगले का अंदरूनी सारा नक्शा हमें मिल जाए। इस दौरान हम यहाँ इस केबिन में नहीं होंगे। हम कल सूरज गरूब होने के बाद यहाँ आ जाएंगे। फिर जैसी सूरत हाल हुई उसके मुताबिक अपने कमांडो मिशन के वक्त का फैसला किया जाएगा। ख्वाजा शम्स बोला, बेहतर है, अब मैं जाता हूँ। जब वो चला गया तो मैंने कमांडो औरंगज़ेब से कहा, ये लोग हमारे लिए खुद कार असला वगैरह का इंतज़ाम कर देंगे। उसने कहा, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मिल जाएगी, तुम बेफिक्र रहो। हमने रात उसी केबिन में मुर्दों के खाली तबूतों के पास गुजारने का फैसला किया और वहीं जगह बनाकर लेट गया। कमांडो जहाँ चाहे सो सकता है। शिमला में भी अपने कश्मीरी मुजाहिदीन की सुराग रसानी का निज़ाम हैरत अंगेज और हौसला अफजा था। अपने महदूद और मखदूश हालात के बावजूद
वहाँ जितने भी कश्मीरी मुजाहिद खुफिया तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने हर किस्म का छोटा असला और दूसरा कमांडो मिशन में काम आने वाला सामान अपनी खुफिया कमी गहू में छुपा कर रखा हुआ था। दूसरा दिन भी मैंने और कमांडो औरंगजेब ने शिमले के गैराबाद पहाड़ी इलाके में घूम फिर कर गुजार दिया। हम शिमले के शहर की आबादी से दूर रहना चाहते थे। सूरज गरूब होते ही हम वापस कब्रिस्तान वाले केबिन में आकर शम्स ख्वाजा का इंतज़ार करने लगे। वो रात के पहले पहरे हमने ताबूतों के पास मोमबत्ती रोशन कर रखी थी। वो आकर हमारे पास बैठ गया। उसने अपनी वास्कट की जेब में से तय किया हुआ एक कागज़ निकाल कर खोला और उसे हमारे सामने रख दिया। उस कागज़ पर पेंसिल से एक नक्शा बना हुआ था। उसने कहा, औरंगजेब, ये ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद के बंगले का अंदरूनी नक्शा है। हमारे ख़ास आदमी की जो रिश्तेदार औरत ब्रिगेडियर के घर में काम करती है, मैं खुद उसके घर में जाकर उससे मिला हूँ और उसकी बताई हुई मालूमात की रोशनी में मैंने खुद यह नक्शा तैयार किया है। यह देखो, ये बंगले के अकब का हिस्सा है। यहाँ कोई दीवार नहीं है। बंगले के गिर्द कोई 12 फुट ऊंची पथरीली दीवार है। यहाँ बाग का लान है। ये 3 कमरे जो तुम देख रहे हो, ये तीनों बेडरूम हैं। एक बेडरूम में ब्रिगेडियर मुखर्जी और उसकी बीवी सोते हैं। ये 7 वाला बेडरूम जो है, इसमें ब्रिगेडियर की दोनों छोटी बेटियां सोती हैं। और ये जो कोने वाला बेडरूम है, ये ब्रिगेडियर की बड़ी बेटी इरमला का है। इसके बारे में उस औरत ने बताया है कि वो रात को 10 बजे अपने बेडरूम में आ जाती है। बेडरूम में वो रात के 11 बजे तक किताबें पढ़ती है। इसके बाद सो जाती है, मगर उसके सिरहाने पर रखा हुआ टेबल लैंप सारी रात रोशन रहता है। उसकी रोशनी बहुत हल्की होती है। बगीचे से इरमला के बेडरूम में जाने का कोई दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ उसके बाथरूम की खिड़की जो अंदर से बंद रखी जाती है। वहाँ काम करने वाली अपने गिरोह की औरत ने वादा किया है कि जिस रात तुम्हें अपने मिशन पर जाना होगा, वो लड़की के बाथरूम की खिड़की की चटखनी अंदर से खोल देगी। क्या वो ऐसा कर सकेगी? औरंगजेब ने पूछा। शम्स ख्वाजा ने कहा, उसने मुझे यकीन दिलाया है। अगर तुम कल रात इस मिशन पर रवाना होने वाले हो तो मुझे अभी बता दो। मैं सुबह उसे अपने जासूस के हाथ पैगाम भिजवा दूंगा। तुम्हें बाथरूम की खिड़की खुली हुई मिलेगी। मैंने नक्शे को देखते हुए पूछा, यहाँ रात को फौजी गार्ड कहाँ कहाँ ड्यूटी पर होते हैं? शम्स ने कहा, मेरी इतला के मुताबिक पहले सिर्फ एक फौजी सिपाही ब्रिगेडियर की कोठी के बाहर पहरा देता था, लेकिन अब उसके अलावा रात को भी और दिन के वक्त भी 2 मुसल्लह फौजी कोठी की दीवार के गिर्द गश्त लगाते रहते हैं। कमांडो औरंगजेब ने कहा, मैं उस इलाके से तो वाकिफ हूँ जहाँ ब्रिगेडियर की कोठी है, मगर मैंने यह कोठी कभी देखी नहीं। मैं चाहता हूँ कि दिन के वक्त उसे एक नज़र दूर से ही देख लूँ। शाहजहाँ शम्स बोला, मैं कोठी दिखाने नहीं जा सकता। ये काम कमांडो रहीम करेगा। वो सुबह किसी वक्त ले जाकर कोठी दिखा देगा। तुम बताओ, तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? कमांडो औरंगजेब ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, हम कल रात अटैक करेंगे। कमांडो रहीम से कहो कि हमें दिन में किसी वक्त ब्रिगेडियर की कोठी दिखा दे। वो किस वक्त यहाँ आ सकता है? शम्स कहने लगा, ये उसका छोटा सा गोदाम है, यहाँ वो ताबूत बना कर रखता है। मैं उसे सुबह ही भेज दूंगा। ठीक है, औरंगजेब बोला, और कल शाम तक हमें हमारी कमांडो एक्शन की दूसरी चीज़ें भी पहुंच जानी चाहिए, जिनमें क्लोरोफार्म की शीशी बहुत ज़रूरी है। शम्स बोला, ये ड्यूटी कमांडो रहीम की है। वो ये सारी चीज़ें शाम होने से पहले पहले यहाँ ले आएगा। रात को कमांडो रहीम वेगन के साथ अपने 2 मुजाहिद कमांडो के साथियों के साथ भी डिग्गी वाले मोड़ पर मौजूद होगा। इसके बाद हमारी मीटिंग ख़त्म हो गई। शम्स ख्वाजा चला गया। रात गए हम अपने मिशन की तफसीलात तय करते रहे। हमें इस मिशन के सिलसिले में काफ़ी हद तक इस इलाके में मुकीम खुफिया कमांडो मुजाहिदों की कारकर्दगी पर भरोसा करना पड़ रहा था। मेरे इस्तफसार पर कि क्या ये लोग पूरी महारत से ये फ़र्ज़ पूरा कर सकेंगे, कमांडो औरंगजेब ने कहा, ये लोग वादी में पूरी कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद आम कारीगरों और मज़दूरों के भेस में यहाँ आकर काम कर रहे हैं। तुमको इनके बारे में तशवीश नहीं करनी चाहिए। ये बड़े ट्रेंड कमांडो हैं। वो रात भी हमने ताबूतों की कोठड़िया केबिन में ही बसर किया। दूसरे दिन रहीम कमांडो सुबह सुबह पहुंच गया। घुटे हुए जिस्म का सुर्ख सफ़ेद कश्मीरी नौजवान था। हमसे मुसाफा किया तो मैंने उसकी गिरफ्त की सख्ती से मालूम कर लिया कि वो सख्त जान है।
वो अपने साथ लकड़ी का एक संदूक सर पर उठा कर लाया था। कहने लगा, सर, इसमें कमांडो मिशन के लिए जिस साजो सामान की ज़रूरत है मौजूद है। हमने बक्स को खोल कर देखा। उसमें काले रंग की 2 जर्सियां थीं, जिनके साथ ऊनी नकाब लगे हुए थे। ये नकाब मुंह पर चढ़ाने के बाद सिर्फ आंखों और नाक की जगह के सुराख ही नजर आते थे। बाकी सारा चेहरा सियाह नकाब में छुपा रहता था। 2 ऑटोमेटिक छोटी स्टीन गन्नें थीं। एक एक मैगजीन बेल्ट थी। स्टीन गन्नों की नलियों पर साइलेंसर चढ़े हुए थे। 2 सियाह रंग के जागर शूज थे। 8 हैंड ग्रेनेड और एक एक साइलेंसर वाला पिस्तौल भी उनके साथ था। हमने स्टीन गनों को चेक किया, पिस्तौल देखे। कमांडो औरंगजेब ने कहा, हमें हैंड ग्रेनेडों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो पिस्तौल भी काम नहीं आएंगे, सिर्फ स्टीन गनें ही काफ़ी होंगी, लेकिन इन्हें भी बेल्ट में लगा लेंगे। हो सकता है इनकी ज़रूरत पड़ जाए। फिर औरंगजेब ने कमांडो रहीम से पूछा, कमांडो का जो असली निशान यानी ट्रेडमार्क होता है वो कहाँ है? कमांडो रहीम ने मुस्कुराते हुए बक्स में हाथ डालकर एक थैला निकाल कर हमें दिया। उस थैले में 2 कमांडो चाकू थे। औरंगजेब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कमांडो चाकू को बरी बरी चूम कर कहा, इंशाल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। फिर उसने क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछा। कमांडो रहीम ने अपनी जेब में रुमाल में लिपटी हुई एक छोटी सी शीशी निकाल कर दिया और कहा, सर, इसमें इतना क्लोरोफॉर्म है कि इससे ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सारे खानदान को बेहोश करने के बाद भी बच जाएगा। कमांडो औरंगजेब ने शीशी को मोमबत्ती की रोशनी में गौर से देखा, फिर उसे नाक से थोड़ी दूर रखकर थोड़ा सा सूंघा और नाक सुखेड़ कर बोला, बिल्कुल सही है। मैंने कमांडो रहीम से कहा, दोस्त, हम आज रात अपने मिशन पर रवाना होंगे। तुम्हें अपने 2 कमांडो साथियों के हमरा डिग्गी वाली सड़क के मोड़ पर वैगन लेकर हर हालत में मौजूद होना चाहिए। कमांडो रहीम बोला, सर, आप हमें वहाँ मौजूद पाएंगे, लेकिन अगर वहाँ कोई नाखुशगवार इमरजेंसी हो गई, फायरिंग होने लगी और शोर मच गया, तो हम वहाँ से फरार हो जाएंगे। फिर आपको अपने तौर पर वहाँ से निकलना होगा। इसकी वजह यह नहीं कि हम आपको अकेला छोड़कर भाग जाएंगे। इसकी वजह यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ फौज ने हमें भी पकड़ लिया, तो वो हमारे चेहरे देख लेंगे और इस तरह शिमले के इलाके में मुकीम और आज़ादी कश्मीर के मकसद के लिए खुफिया काम करने वाले सारे मुजाहिदीन को एकदम रिपोर्ट होना पड़ेगा और इससे हमारे 2 रस्म मकासद को शदीद ख़तरा पैदा हो जाएगा और सारा काम रह जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कमांडो औरंगजेब ने कहा, तुम्हें सिर्फ फायरिंग की आवाज़ों पर वहाँ से नहीं जाना होगा। हाँ, अगर शोर मचा और ब्रिगेडियर के बंगले की तरफ से तुम्हें फौजी असलहे और मशीन गनों की फायरिंग सुनाई दिया, तो तुम बेशक चले जाना। हम अपना बचाव करना जानते हैं। ओके सर, इस बक्स को मैं कोने में रख देता हूँ। अब आप दोनों में से कोई एक मेरे साथ चले, ताकि मैं ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद की कोठी दिखा दूँ। कोठी के गिर्द दिन रात फौजी गश्त लगाकर पहरे पर मौजूद होते हैं। आपको भी दूर से देखनी होगी। कमांडो औरंगजेब ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम यहीं ठहरोगे? मैंने कहा, नो प्रॉब्लम। कमांडो औरंगजेब कमांडो रहीम के साथ चला गया। मैंने कोठरी का दरवाज़ा बंद करके अंदर से चटकनी चढ़ा दिया, लकड़ी के खाली ताबूत पर बैठ गया। मोमबत्ती फर्श पर रखे पत्थर पर जल रही थी। अभी दिन के 8 भी नहीं बजे थे। बाहर धुंध फैली हुई थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। हो सकता था कि रात को बारिश शुरू हो जाए। बारिश हमारे कमांडो मिशन का रास्ता नहीं रोक सकती थी, बल्कि सर्दियों की बारिश कमांडो एक्शन के लिए मुफीद होती है। सर्दी और बारिश की वजह से रास्ता आमतौर पर साफ मिलता है और ये भी मुमकिन था कि अगर रात को बारिश होने लगी तो इंडियन फौजी जो रात को ब्रिगेडियर की कोठी की दीवार के गिर्द चल फिर कर पहरे पर मौजूद होते हैं, बारिश की वजह से किसी जगह बारिश के लिए बैठ जाएं। उनकी यह गफलत हमारे हक में फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। मैंने कोने में जाकर लकड़ी के बक्स को खोला और फिर एक बार स्टीन गनों को चेक किया। ये फौजी मशीन गनें थीं जो हमारे कश्मीरी मुजाहिदों ने किसी भारतीय फौजी कनवाई पर कामयाब अटैक करने के बाद उनसे छीनी थीं। पिस्तौल भी जदीद किस्म के थे। मैंने उन्हें मोमबत्ती की रोशनी में लाकर गौर से देखा। उन पर दस्ते के पास 2 हर्फ इसराइली ज़बान में लिखे हुए थे। ये वो असला था जो मुसलमानों का अव्वल दुश्मन इसराइल भारत को कश्मीर में मुजाहिदों की आज़ादी की तहरीक को कुचलने की खातिर सप्लाई कर रहा था। ये पिस्तौल भी मिलिट्री के थे
और इंडियन फौजियों से छीने हुए थे। मैंने मैगजीन की बेल्टें भी चेक की। ये काफ़ी असला था। अगरचे मेरे ख्याल के मुताबिक हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। हमारे लिए कमांडो चाकू ही काफ़ी थे। कमांडो के पास उसका चाकू हो और वो पूरी तरह तरबियत याफ्ता हो तो वो मुवाफ़िक माहौल में पूरी पलटन उसका एक चाकू से सफ़ाया कर सकता है। मैंने बक्स बंद किया और ताबूत के ऊपर लेट कर औरंगज़ेब का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद बाहर छोटे पत्थरों पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गया। दर्द में से देखा औरंगज़ेब अकेला चला रहा था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आकर बोला, कोठी की सारी लोकेशन देख आया हूँ। कोठी के इर्द गिर्द ऊंची दीवार है, 11-12 फुट होगी। दूर से देखी है ये दीवार प्रॉब्लम बन सकती है, मगर इसका भी इंतज़ाम कर लिया है। उसने जैकेट की जेब में से नैलून की बारीक मगर बड़ी मजबूत रस्सी निकाल कर मुझे दिखाई। मैंने उसे खींच कर देखा। बहुत मजबूत थी। उसमें 2 फुट के फासले पर गांठें लगी थीं। कहने लगा, हम दीवार में रात को कील नहीं ठोंक सकते। इससे आवाज़ पैदा होगी, गार्ड चौकन्नी हो जाएगी। इस रस्सी के जरिए हम दीवार फांद लेंगे। मैंने पूछा, कोठी की एक भी दीवार से इरमला के बेडरूम का गुस्ल खाना कितनी दूर होगा? औरंगज़ेब बैठ गया और रस्सी को जोड़कर कहने लगा,